नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आरबीआई के संबंध में देखा था कि आरबीआई की स्थापना कैसे हुई, ठीक है, उसमें हिल्टन यंग समिति का क्या योगदान था और आरबीआई के क्या कार्य होते हैं उनको हमने देखा था। आज के लेक्चर में जो हम देखेंगे वो है कि आरबीआई जो मौद्रिक नीति अपनाता है, ठीक है। हमने आरबीआई के एक कार्य क्या देखा था कि मौद्रिक एक तरीके से क्या होता है, वो प्राधिकारी होता है, ठीक है। मौद्रिक प्राधिकारी होने के तौर पे क्या काम करता है, वो मौद्रिक नीति का क्या करता है, नियंत्रण करता है। एक तरीके से मौद्रिक नीति का क्या करता है, क्रियान्वयन करता है, उसका निर्माण करता है, ठीक है। तो अब आज हम उसी मौद्रिक नीति को देखेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं मौद्रिक नीति क्या होती है, या उसी को क्या कहा जाता है, एक सामान्य भाषा में क्या कह सकते हैं, साख नियंत्रण। मौद्रिक नीति के माध्यम से आरबीआई केंद्रीय बैंक क्या करता है, साख को, पूंजी को मार्केट में क्या करता है, नियंत्रित करने का प्रयास करता है। कि नियंत्रित करने का प्रयास मतलब या क्या उसको विस्तार देना है, क्या उसको संकुचन देना है, ठीक है। विस्तार देना है या संकुचन देना है, मात्रा बढ़ानी है, मात्रा कम करनी है, ये ऐसा कौन डिसाइड करता है, वो आरबीआई डिसाइड करता है। किसकी मदद से करता है, मौद्रिक नीति की मदद से करता है, ठीक है। अब ये आता है कि मौद्रिक नीति कौन बनाता है, तो देखो मौद्रिक नीति बनाने के लिए एक समिति बनाई गई है। मौद्रिक नीति के लिए एक समिति बनाई गई है जिसको क्या कहा जाता है, मौद्रिक नीति समिति कहा जाता है। इस मौद्रिक नीति समिति में टोटल 6 लोग होते हैं, ठीक है। ये सब मौद्रिक नीति हम आगे जाके समझेंगे। अभी के लिए बेसिक समझा दे रहा हूँ कि मौद्रिक नीति में टोटल 6 लोग होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं। उन 5 सदस्यों में से या टोटल 6 में से एकदम बात करें तो 3 आरबीआई के लोग होंगे, 3 क्या होते हैं, सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, सरकार द्वारा अपॉइंटेड लोग होते हैं, ठीक है। तो मौद्रिक नीति समिति एक ऐसी समिति होती है जो मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है, और ये जो मौद्रिक नीति समिति होती है ये सरकार और आरबीआई के सहयोग से बनती है, ठीक है। अब आज का टॉपिक जो चालू कर रहे हैं हम, देखते हैं इसमें सबसे पहले कि मौद्रिक नीति क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सामान्य वही परिभाषा लिखी हुई है कि केंद्रीय बैंक द्वारा, मतलब आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा और प्रसार, ठीक है। मुद्रा की मात्रा मतलब कितनी मात्रा मुद्रा बाजार में हमको रखनी है मुद्रा की, ठीक है, और उसका प्रसार किस रेट से होना चाहिए, उस और संगठन के प्रबंधन को क्या कहा जाता है, मौद्रिक नीति कहा जाता है। मतलब ऐसी नीति जिसके माध्यम से केंद्रीय बैंक आरबीआई बाजार में मुद्रा के प्रसार, मुद्रा के संकुचन क्या करता है, प्रबंधित करता है, उसको क्या कहते हैं हम, मौद्रिक नीति कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या होते हैं। तो देखो मौद्रिक नीति का जो पहला उद्देश्य होता है वो होता है स्थिरता बनाए रखते हुए आर्थिक विकास करना। अब देखो बाजार, यहाँ पे स्थिरता का मतलब क्या है, बाजार में स्थिरता, बाजार में क्या करना, स्थिरता बनाना, मुद्रा स्फीति वगैरह क्या है, ज़्यादा ना बढ़ने पाए, ठीक है। जो आपके वो होते हैं इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो क्या रहें, मिनिमल रहें, ताकि लोगों को क्या मिल सके, आसानी से क्या मिल सके, पूंजी मिल सके निवेश के लिए। तो इन चीज़ों को क्या करना है, आपको स्थिर रखना है। दूसरा, अर्थव्यवस्था का विस्तार देना। सीधी सी बात है, जब आप इन कामों को करेंगे तो अर्थव्यवस्था अपने आप विस्तारित होगी, ठीक है। अर्थव्यवस्था का विस्तार होना मतलब उसका साइज में बढ़ना, ठीक है। तीसरा, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। मौद्रिक नीति का एक उद्देश्य क्या है कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। तो जब आपके यहाँ पे अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा, उद्योग धंधे अच्छे से चलना चालू हो जाएंगे, निवेश होगा, पूंजी आएगी, तो सीधी सी बात है अल्टीमेटली राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, और राष्ट्रीय आय जितना ज़्यादा बढ़ेगी प्रति व्यक्ति आय उतना ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय आय हम कैसे निकालते हैं, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, राष्ट्रीय आय अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा आपके यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। फिर है वृद्धि दर में स्थिरता रखना। वृद्धि दर में यहाँ पे क्या बात की रही है, जीडीपी वृद्धि दर जो होती है हमारी, है ना। तो देखो जीडीपी वृद्धि दर में हमको 2 स्तरों पर स्थिरता रखनी पड़ती है। पहला, एक टोटल इकोनॉमी, होल इकोनॉमी की जब बात करते हैं, और दूसरा सेक्टोरियल में जब देखते हैं तब उसमें स्थिरता रखना। तो जब होल इकोनॉमी की बात करते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था ऐसा ना हो कि किसी एक क्वार्टर में 5% में ग्रोथ कर रही है, किसी एक क्वार्टर में 10% में, कहीं 7% में, कहीं 3% में, ऐसा नहीं। एक पैटर्न होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी 7 से 8% में ग्रो करती है, ठीक है, और उससे ऊपर ही जानी चाहिए वो, ठीक है। तो उस चीज़ में स्थिरता रखना। और तीसरा, सेक्टोरियल। अब जैसे हमारा कृषि सेक्टर 3% में ग्रो करता है, सेवा क्षेत्र 10% में, उद्योग क्षेत्र 5% में, कहीं कोई समानता नहीं है। ये क्या होने चाहिए, तीनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ में भी क्या करना, समानता लाके स्थिरता लाना। इसके अलावा विकासात्मक कार्य हेतु साख का विस्तार करना। विकासात्मक कार्य मतलब
जो आपके निर्माण कार्य चल रहे हैं, ठीक है, सामाजिक अवसंरचना का निर्माण हो रहा है, आर्थिक अवसंरचना का निर्माण हो रहा है, ठीक है, तो इन अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए क्या लगता है, पूंजी लगती है, साख लगता है, तो उस चीज़ का विस्तार करना। इसके अलावा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने का मतलब क्या है कि आपके यहाँ पे जो महंगाई की दर है, जिसको सामान्य भाषा में बोल लेते हैं हम, मुद्रास्फीति है, वो कितना रखना है, आरबीआई जो की जो है मौद्रिक नीति समिति है, उसके लिए क्या लक्ष्य दिया गया है कि 2 से 6%, मतलब 4 ±2, ठीक है, इसमें आपको क्या रखना है, इस रेंज में मुद्रास्फीति की दर को क्या करना है, मेंटेन करना है। ये मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ये अलग मैटर है, पर इनका ये क्या है, प्रमुख कार्य है, ठीक है, मौद्रिक नीति समिति का। फिर है मुद्रा की मांग व पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करना। अब बाजार में मुद्रा की जितनी मांग है, बाजार में मुद्रा की मांग किस रूप में होती है, निवेश करने के लिए होती है, और ऋण के रूप में मांगी जाती है, ठीक है, तो जितनी मांग है उतनी सप्लाई हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, इस चीज़ को क्या करना, वहाँ पे ध्यान देना, और रोजगार में वृद्धि करना। तो जब आप इतना सब कुछ कर देंगे तो रोजगार में तो अपने आप वृद्धि हो ही जाएगी, है ना, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो ये क्या था, आपका मौद्रिक नीति के उद्देश्य थे। अब देखते हैं, चूंकि हमने क्या देखा है, ये क्या है, मौद्रिक नीति, जिसको हम क्या बोलते हैं, साख नियंत्रण, है ना। तो अब देखते हैं कि मौद्रिक नीति के लिए आरबीआई कौन कौन से उपकरण अपनाता है। मौद्रिक नीति के लिए मौद्रिक नीति समिति, आरबीआई डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए, मौद्रिक नीति समिति कौन कौन से उपकरण अपनाती है, ये साख नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपाय करती है, ठीक है। तो देखो, ये जो टोटल काम करती है मौद्रिक नीति समिति, उसको हम दो कामों में डिवाइड कर लेते हैं, दो रूपों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला, जहाँ कुछ परिमाणात्मक क्या होता है, परिवर्तन होता है, या मात्रात्मक भी बोल सकते हैं उसी को, परिमाण या मात्रा। और दूसरा, जहाँ पे सिर्फ कुछ गुणात्मक क्वालिटेटिव काम किया जाता है, ठीक है, ये क्या हो गए, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स हो गए, ये क्या हो गए, क्वालिटेटिव फैक्टर्स हो गए। गुणात्मक को क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, जो परिमाणात्मक होते हैं, मात्रात्मक होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं फैक्टर्स, उनमें क्या क्या आता है, ये सब नाम आपने सुने होंगे, ठीक है, इनको हम आज बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, बैंक रेट, ओएमओ, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे गुणात्मक में क्या आता है, तो साख की राशनिंग, मार्जिन निर्धारण, प्रत्यक्ष कार्यवाही और नैतिक दबाव, ठीक है। तो अब समझते हैं सबसे पहले परिमाणात्मक या मात्रात्मक उपायों को। परिमाणात्मक या मात्रात्मक उपायों में जो पहला उपाय आता है आपका, वो है रेपो रेट, ठीक है। तो सिंपल से समझते हैं रेपो रेट क्या होता है, ठीक है। तो वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक एक दिन या एक रात की तात्कालिक, एक दिन से लेकर के एक रात, मतलब 24 आवर, ठीक है, एक दिन एक रात की तात्कालिक आवश्यकता के लिए बैंकों को नकदी उपलब्ध करवाता है। देखो, अब क्या होता है, बैंकों को भी क्या चाहिए होती है, पूंजी चाहिए होती है ग्राहकों को देने के लिए। तो बैंक किसके पास अपना पूंजी लेने जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई उनको पूंजी देगा। तो आरबीआई जब उनको ऋण देता है, कितने समय के लिए, 24 घंटे के लिए, लगभग एक दिन एक रात के लिए, ठीक है। तो उस ऋण पर वो जो ब्याज वसूलता है, उस दिए गए ऋण पर वो जो ब्याज वसूलता है, उसको क्या बोलते हैं हम, रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। सिंपल से समझो, ये आरबीआई है, ये बैंक है, ठीक है। जब भी क्या होगा, आरबीआई के द्वारा इन बैंकों को 24 घंटे, एक दिन एक रात के लिए, अल्पकाल के लिए, तत्कालिक क्षण वो किया जाएगा, ऋण दिया जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नहीं, उस ऋण पे जो ब्याज वसूला जाएगा आरबीआई। अब इन्हें क्या, आरबीआई ने बैंक को ऋण दिया, तो बैंक को आरबीआई को क्या देगा, ब्याज देगा, है ना, उसके बदले में। जैसे हम बैंक से अगर कुछ लेते हैं ऋण, तो हमको उसमें क्या देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। अगर आप एजुकेशन लोन लिए हैं तो आपको उसमें कुछ ब्याज लगेगा, ठीक है। अभी नहीं लगता होगा क्योंकि सरकार सब्सिडी दे के रखी होगी आपको, पर वो लगेगा आगे आने वाले समय में, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है, इन बैंकों को भी ब्याज देना पड़ेगा, तो वो जो ब्याज होती है उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, इस तरह के ओवरनाइट ऋण पर रिजर्व बैंक जिस दर से उनसे ब्याज वसूल करता है, उसी को रेपो रेट कहते हैं। वही चीज़ हो गई कि आप बैंक को जो ऋण मिला है, उस ऋण पे जो ब्याज लगेगा, उस ब्याज को क्या बोल रहे हैं हम, रेपो रेट बोलते हैं। इस प्रकार का ऋण प्रतिभूतियों के बदले दिया जाता है। अब जो रेपो रेट के तहत जो ऋण मिलता है, रेपो रेट पे जो ऋण मिलता है, वो सदैव किस चीज़ पे मिलेगा, प्रतिभूतियों पे मिलेगा। मतलब बैंक को मिलने वाले ऋण के बदले कुछ ना कुछ क्या रखना पड़ेगा, मॉर्गेज रखना पड़ेगा, एक तरीके से गिरवी रखना पड़ेगा कुछ ना कुछ उनके पास, ठीक है।
फिर आता है अगला आपका रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट का जो जस्ट उल्टा होता है उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अभी क्या हुआ था, बैंकों ने क्या दिया, एक तरीके आरबीआई ने क्या दिया, बैंकों को क्या दिया, ऋण दिया और उस ऋण पे ब्याज वसूला, तो उसको रेपो रेट बोले। अब यहाँ पे क्या होगा रिवर्स रेपो रेट में, तो यह रेपो रेट से उलट होता है, अर्थात जब बैंकों के पास दिन भर के कामकाज के बाद बड़ी धनराशि बच जाती है तो उसे रिजर्व बैंक के पास जमा कर देते हैं। अब देखो कि यहाँ पे क्या है, बैंक दिन भर काम कर रहे हैं, ढेर सारा ग्राहक पैसा जमा करते हैं। ठीक है, अब बैंकों के पास क्या होता है, उतनी सुविधाएं नहीं होती उसको सुरक्षित रख पाने का, तो क्या करते हैं, आरबीआई के पास जमा कर देते हैं। ठीक है, आरबीआई के पास जमा करेंगे तो आरबीआई उनको कुछ ना कुछ क्या देगा, उसके बदले ब्याज देगा उस पे। एक तरीके से आरबीआई के पास उन्हें जो जमा किया है उस पे आरबीआई उनको क्या देगा, ब्याज देगा। ठीक है, तो वो जो ब्याज मिलती है बैंकों को आरबीआई के द्वारा, वो क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। ठीक है, ब्याज की वो जो दर होती है उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। रेट मतलब क्या होता है, दर होता है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक इस ओवरनाइट रकम पर जिस दर से ब्याज अदा करता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। वही चीज हमने यहां पर डिस्कस की। अगला आता है आपका सीआरआर। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे परिभाषा के अनुसार देख लेते हैं पहले कि प्रत्येक बैंक को अपने कुल रिजर्व का एक निश्चित अंश रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। अब यहाँ पे पहले इस परिभाषा के चक्कर मत पड़िए, देखिए समझिए सामान्य भाषा में, है ना। क्या होता है कि बैंक आज की तारीख में अगर देखा जाए, या थोड़ा और अगर आप पहले चले जाएं 15-20 साल पहले, तो बैंकों के डूबने की, बैंकों के घाटे में जाने की स्थिति हमेशा उत्पन्न होती रहती थी। आज भी की तारीख में भी देखें तो कई सारे छोटे छोटे बैंक डूब जाते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि ग्राहकों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जो ग्राहक होते हैं वहाँ पे जो पैसा पूंजी लगा जमा किए रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो बैंकों के माध्यम रिजर्व बैंक द्वारा किया क्या जाता है, यहाँ पर दो उपकरण लाए गए, एक सीआरआर, दूसरा एसएलआर। ठीक है, एसएलआर आगे देखेंगे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो सीआरआर और एसएलआर के माध्यम से किया क्या जाता है, पहले उसको समझ लेते हैं। तो इनने क्या कर दिया, रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए क्या कर दिया, कानूनी बाध्यता कर दी कि आपको इतना अमाउंट मतलब सीआरआर के तहत इतना पैसा और एसएलआर के तहत इतना पैसा क्या करना पड़ेगा, सदैव सुरक्षित रखना पड़ेगा। इस पैसे को आप कहीं निवेशित नहीं कर सकते हैं, इस पैसे को आप कहीं किसी को ऋण नहीं दे सकते हैं, ये हमेशा क्या रहेगा, संरक्षित जमा पूंजी के तौर पे रखा रहेगा, ताकि अगर भविष्य में कभी कोई अनिश्चितता आती है, इमरजेंसी आती है, बैंक डूब वगैरह जाता है, तो एटलीस्ट ग्राहकों को इतना पैसा तो वापस मिल सकेगा उनका। ठीक है, तो इस कारण ये क्या है, सीआरआर एसएलआर का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। अब ये सीआरआर एसएलआर का कॉन्सेप्ट तो बेसिकली इस चीज के लिए था, पर इसके माध्यम से साख नियंत्रण भी हो जाता है, इसके माध्यम से साख नियंत्रण भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सीआरआर और एसएलआर की मात्रा जैसे ही बढ़ा देंगे तो मार्केट में क्या हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं सीआरआर क्या होता है कि प्रत्येक बैंक मतलब हर बैंक को क्या करना पड़ता है, रिजर्व बैंक के पास अपने कुल रिजर्व का, अपने कुल जमा का एक अंश कितना कहाँ रखना पड़ता है, रिजर्व बैंक के पास, आरबीआई के पास संरक्षित करना पड़ता है। अब ये एक अंश कितना होता है, तो ये आरबीआई हर 3 महीने में क्या करता है, डिसाइड करता है। हर 3 महीने में क्यों, क्योंकि हर 3 महीने में क्या होती है, मौद्रिक नीति समिति की बैठक होती है। ठीक है, अभी जो चल रहा है ये लगभग 4% के पास चल रहा है। मतलब अगर आप जो भी अमाउंट जमा करते हैं उसका 4% किसके पास संरक्षित हो जाएगा, बैंकों को आरबीआई के पास संरक्षित रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या है, सीआरआर के बारे में और क्या लिखा है कि यह एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से रिजर्व बैंक बिना किसी रिवर्स रेपो रेट में बदलाव किए बाजार से नकदी की तरलता को कम कर सकता है। देखो अब ये क्या है, सिंपल सी बात है कि अगर उनको आपका आरबीआई है उसको क्या करना पड़ता है, रिवर्स रेपो रेट के तहत क्या करना पड़ता है, उसको ब्याज देना पड़ता है आरबीआई को। मतलब एक तरीके से यहाँ पे आरबीआई को क्या होता है, नुकसान होता है। बैंक उनके पास जमा करेंगे तो आरबीआई को ब्याज देना पड़ेगा, तो आरबीआई तो नुकसान में जा रहा है, बिना मतलब में उसका पैसा जा रहा है ब्याज के रूप में। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट के नाम से। तो आरबीआई यहाँ पे क्या तिकड़म लगाता है फिर कि जो पैसा उनके पास एक्स्ट्रा आया था बैंकों के पास और वो आरबीआई के पास जमा करने वाले थे, तो बार बार अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर और एसएलआर बढ़ा देगा।
जैसे ही सीआरआर एसएलआर बढ़ाएगा तो इनको अपना पैसा क्या है, ज्यादा मात्रा में सुरक्षित अब क्या करना पड़ेगा, संरक्षित रखना पड़ेगा। पहले मान लो सीआरआर 4% था, उसको उनने बढ़ा के 6% 10% कर दिया, ठीक है। तो अब उनको अभी भी उनको पैसा आरबीआई के पास ही संरक्षित रखना है सीआरआर के तहत, पर अब उनको उसमें ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आरबीआई यहाँ पे क्या है, तिकड़म लगा के अपना काम करता है। तो यह एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से आरबीआई बिना रिवर्स रेपो रेट में बदलाव किए बाजार से नकदी की तरलता को कम कर सकता है। सीधी सी बात, सीआरआर बढ़ाएगा, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि सीआरआर बढ़ाए जाने की स्थिति में बैंकों को अपनी नकदी का ज़्यादा बड़ा हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है और उनके पास ऋण के रूप में देने के लिए रकम रह जाएगी, कम रह जाती है, ठीक है। वही चीज़ हमने समझी कि जैसे ही सीआरआर बढ़ाएगा तो अब उनको ज़्यादा पैसा बैंकों के पास संरक्षित रखना पड़ेगा। बैंकों के पास ज़्यादा पैसा संरक्षित रहेगा तो अब उसमें क्या हो जाएगा, एक तरीके से मार्केट में पैसा कम आएगा, ठीक है। तो ये क्या था, आपका सीआरआर था। अब देखते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब वैधानिक तरलता अनुपात, ये क्या होता है। तो देखो यहाँ पे सीआरआर में हमने क्या देखा था, बैंकों को आरबीआई के पास कुछ पैसा क्या कर, कुछ कुल जमा का कुछ अंश क्या करना पड़ता है, सुरक्षित रखना पड़ता है। उसी तरह बैंकों को अपनी कुल जमा का कुछ अंश खुद के पास भी सुरक्षित रखना पड़ता है, उसको कहीं निवेश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, एसएलआर बोला जाता है। बस यहाँ पे ये फायदा रहता है बैंकों को कि वो जो कुल जमा है उसका जो कुछ अंश संरक्षित रखना है वो 3 से 4 रूपों में हो सकता है। कौन कौन से रूप होते हैं उसके, जो होता है नगद हो जाए, या स्वर्ण हो जाए, या सरकारी प्रतिभूतियां हो जाएं। नगद, स्वर्ण या सरकारी प्रतिभूतियां, इन 3 रूपों में क्या हो सकता है, वो सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है। तो व्यापारिक बैंक को अपने कुल जमा का एक निश्चित अनुपात, एक निश्चित अंश नगद के रूप में, स्वर्ण के रूप में या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास संरक्षित रखना पड़ता है। तो वो जो संरक्षित रखा जाता है उसको क्या कहते हैं हम, एसएलआर कहते हैं, ठीक है। ये क्या किया जाता है, यह अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। अभी आज की तारीख में एसएलआर लगभग 17% के आसपास चल रहा है, ठीक है। मतलब बैंकों के पास जो टोटल अमाउंट होता है, कुल जमा होती है, उसका 17% संरक्षित रखना पड़ता है, ठीक है, खुद के पास। अब देखते हैं सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। सीमांत स्थायी सुविधा, अब ये क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि बैंक आरबीआई जो होते हैं, हमारे वाणिज्यिक बैंक होते हैं, व्यावसायिक बैंक होते हैं, वो आरबीआई से सिर्फ एक रात के लिए क्या करते हैं, ऋण लेते हैं। आरबीआई से सिर्फ एक रात के लिए ऋण लेते हैं। तो उस ऋण पर क्या किया जाता है, मतलब और जो ब्याज लगाया जाता है उस ब्याज को क्या बोलते हैं, एमएसएफ बोलते हैं। तो समझो इसको पहले कि वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से एक रात के लिए कुल जमा का 1% तक क्या कर सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। अब किसी बैंक को अचानक से क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है पूंजी की, ठीक है, पैसा चाहिए उनको, तो वो क्या करेंगे, आरबीआई के पास जाएंगे कि भैया हमको पैसा दे दो, ठीक है, तत्काल में दे दो एकदम। तो इनके पास क्या सुविधा होती है कि इनके पास जो टोटल कैपिटल है उसका 1% तक, कुल जमा का 1% तक क्या कर सकते हैं, ये आरबीआई से ऋण ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो ऋण मिलता है इनको, इसको क्या बोलते हैं हम, एमएसएफ बोलते हैं। बैंकों की यह सुविधा शनिवार को छोड़कर बाकी सभी कार्य दिवसों में उपलब्ध होती है। अब ये शनिवार को क्यों नहीं मिलती है सुविधा, देखो रविवार को तो छुट्टी होती है। तो अगर ये होता क्या, कौन सा ऋण होता है, सिर्फ एक दिन के लिए वाला, ये कैसा ऋण होता है, सिर्फ एक दिन के लिए वाला। मतलब अगर आप आज दिन में लेते हैं ऋण तो कल आपको इसको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा, ठीक है, बैंक को, ठीक है। जैसे एसबीआई ने अगर आरबीआई से आज ऋण लिया एमएसएफ के तहत तो उसको कल वापस करना पड़ेगा। अब अगर आज शनिवार है और उन्होंने ऋण ले लिया, ठीक है, तो कल तो संडे हो जाएगा, तो कल तो वापस करेंगे नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फिर ये जो एक दिन वाला कॉन्सेप्ट हो वहां पे बैरियर टूट जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है कि शनिवार को देते ही नहीं है, तो भैया शुक्रवार तक देंगे, शनिवार को आप वापस कर दो, ठीक है। शनिवार को दे दो फिर तो सोमवार को वापस करेगा, इसलिए ये सुविधा शनिवार को मिलती नहीं है, ठीक है। ये कब से चालू किया गया था, 2011-12 से इसको अस्तित्व में लाया गया था आरबीआई के द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं बैंक रेट क्या होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी जमानत पर जो ऋण दिया जाता है, दीर्घकालिक ऋण दिया जाता है, तो उस पर जो ब्याज लगती है उसको क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को बिना किसी जमानत पर दीर्घकालीन जो ऋण दिया जाता है, तो उस ऋण पर लगने वाला ब्याज क्या कहलाता है, बैंक रेट कहलाता है, ठीक है।
फिर आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ, ठीक है, खुले बाजार की क्रियाएं। अब ये क्या होता है, सिंपल सी चीज़ें होती है, कुछ सरकार की क्या होती है, कुछ प्रतिभूतियां होती हैं, सरकार के बॉन्ड्स होते हैं, सरकार के ट्रेजरी बिल्स होते हैं। तो इनको क्या करना होता है, मार्केट में बेचना होता है, ठीक है, मार्केट में बेचना होता है, मतलब मार्केट से पैसा कम करने के लिए सरकार मार्केट से पैसा कम खींचने के लिए क्या करती है, इनको बाजार में उतारती है, ठीक है। या फिर कई बार होता है कि ये बाजार में पहले से ही हैं, तो उसको क्या करती है सरकार, खरीद के मार्केट में पैसा क्या करती है, फ्लो करती है, मार्केट में पैसा देती है, तरलता बढ़ाने का प्रयास करती है। तो सरकार के द्वारा डायरेक्ट ये काम नहीं किया जाता है, सरकार की तरफ से ये काम कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है। पर जब ये काम किया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। इसके तहत क्या होता है, इसके अंतर्गत आरबीआई खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूति, बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स, अन्य पत्रों का क्या करती है, क्रय विक्रय करती है। वही हमने देखा कि कभी सरकार बेचेगी, कभी सरकार खरीदेगी इनको, ठीक है, जो मार्केट में पहले से हैं। इसके माध्यम से बाजार से रुपए की तरलता की स्थिति को क्या करते हैं, समायोजित करते हैं। समायोजित करना मतलब आवश्यकता के अनुसार उसको कम या ज़्यादा करना या बैलेंस करना, ठीक है। फिर आता है साख की राशनिंग। तो इसके अंतर्गत आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा ऋण देने की अधिकतम सीमा निर्धारित करता है कि कितनी अधिकतम सीमा तय की जाती है, ठीक है। ये अब क्या चल रहा है आपका, देखिए यहाँ तक ओएमओ तक हमने क्या देख ला, परिमाणात्मक जो उपाय थे आपके, ठीक है, परिमाणात्मक उपाय हमने क्या क्या देख लिया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट देख लिया, सीआरआर, एसएलआर देख लिया, एमएसएफ भी देखा, बैंक रेट और ओएमओ भी देख लिया। ये पूरे क्या थे आपके, मात्रात्मक और परिमाणात्मक उपाय थे। अब चालू होते हैं आपके गुणात्मक उपाय, ठीक है। तो गुणात्मक उपाय में जो पहला उपाय आता है आपका वो है साख की राशनिंग। साख की राशनिंग मतलब कि किस व्यक्ति को कितना ऋण देना है, आपको इस चीज को क्या कर देना, तय कर देना, निर्धारित कर देना, अधिकतम सीमा, ठीक है। तो ये साख की राशनिंग होता है गुणात्मक में। दूसरा होता है गुणात्मक में मार्जिन का निर्धारण। मार्जिन का निर्धारण क्या होता है कि वाणिज्यिक बैंक ऋण देने वालों को प्रतिभूतियों जमानत के बदले ऋण प्रदान करते हैं। सामान्यतः क्या होता है, जमानत का मूल्य स्वीकृत ऋण से अधिक होता है। सामान्यतः क्या होता है, जमानत का मूल्य स्वीकृत ऋण से अधिक होता है। बंधक रखी गई संपत्ति के कुल बंधक रखी गई संपत्ति के मूल्य और उसके आधार पर दिए गए ऋण के अंतर को सीमांत आवश्यकता या क्या कहा जाता है, ऋण मार्जिन कहा जाता है। मतलब देखो अब आप क्या करते हो, लोन लेने जाते हो, हम भी लोन लेने जाते हैं, उसी प्रकार से बैंक भी लोन लेने जाता होगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है एग्जैक्टली, देखो कि हम जो प्रॉपर्टी उसके बदले क्या रख रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं, वहाँ पर हम कुछ ना कुछ गिरवी रखेंगे ना, तब तो उसके बदले हमको वो लोन देंगे। तो मान लो जैसे हम कोई एक जमीन रख रहे हैं गिरवी, उनके पास 1 एकड़ की जमीन रख रहे हैं, ठीक है, और उसके बदले हमको कितना ऋण दे रहे हैं, 7 लाख रुपए का ऋण दे रहे हैं, ठीक है, 7 लाख रुपए का। अब हमारी जो जमीन है वो 1 एकड़ की, चूंकि वो तो सड़क के किनारे थी, तो उस जमीन की कीमत ही कितनी है भाई, 2 करोड़ रुपए है। भाई मार्केट में अगर आप बड़े शहर में हैं, 2-2.5 करोड़ रुपए की जमीन है वो तो, पर उसमें आपको ऋण कितना मिल रहा है, मात्र 2 लाख रुपए का, 7 लाख रुपए का, 8 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का, जो भी जितना भी है ना। तो एक तरीके से क्या हो गया है, बीच में मार्जिन बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इस मार्जिन को किया जाना चाहिए, कम किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या है, नैतिक दबाव। अब क्या करता है यहाँ पे आरबीआई, क्या करता है, वाणिज्यिक बैंकों पर अपनी नीति अपनाने के लिए क्या करता है, अनुपालन करने के लिए नैतिक दबाव बनाता है। जैसे क्या होता है ना, आरबीआई अखबारों में आकर पढ़ते रहते होंगे कि आरबीआई के लोग आते हैं सामने और मीडिया में आकर के बोल देते हैं कि फला फला बैंक को द्वारा, या सभी बैंकों को एक साथ टारगेट करके वो बोल देते हैं कि इन बैंकों द्वारा हमारी नीतियों का पालन नहीं किया जा रहा है, ठीक है, इन बैंकों द्वारा हमारी नीतियों का पालन नहीं किया गया, इसलिए आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। तो एक तरीके से क्या होता है, वो ये नैतिक दबाव बनता है उन पे, किन पे, वाणिज्यिक बैंकों पे, कि आप आरबीआई की नीतियों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा होता है एक और गुणात्मक में प्रत्यक्ष कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन ले लो कुछ, ठीक है। जैसे क्या हुआ, मान लो आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है, वो क्या है, आरबीआई की नीतियों का पालन नहीं कर रहा है, तो ये क्या करेंगे, उस पर कुछ ना कुछ तरीके का प्रतिबंध लगा देंगे। उस पर क्या प्रतिबंध लगा देंगे, भाई अब आप अगले 1 साल तक कोई नई ब्रांच नहीं खोल सकते, ठीक है। अब हम आपके क्या है, 1 साल के अंदर अंदर 1000 एटीएम आपके बंद करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार वो प्रत्यक्ष कार्रवाई करता है, कि कहीं क्या कर दिया, फाइन लगा दिया, 10 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया, 20 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो इस तरीके से भी काम किया जाता है। तो ये जो पूरे आपके परिमाणात्मक और मात्रात्मक उपाय थे, परिमाणात्मक या मात्रात्मक और उसके साथ गुणात्मक उपाय जो थे, ये सब कौन डिसाइड करता है, आरबीआई की जो मौद्रिक नीति समिति होती है वो डिसाइड करती है। तो अब मौद्रिक नीति समिति को देखते हैं, ठीक है।
तो जो मौद्रिक नीति समिति है, ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम जो 1934 में आया था, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके तहत क्या है, एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। उसके तहत क्या है, एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, सांविधिक निकाय है, ठीक है। यह आर्थिक विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मुद्रा की स्थिरता को बनाए रखने हेतु क्या करती है, कार्य करती है। अब इसका देखते हैं गठन। तो गठन कब किया गया था, तो इसका गठन 2016 में हुआ था। 27 जून 2016 को इसका गठन किया गया था, ठीक है, मौद्रिक नीति समिति का। अध्यक्ष कौन होता है, तो आरबीआई का जो गवर्नर होता है वही इसका क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है, पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। संरचना देखते हैं तो इसकी तो 6 लोग होते हैं, इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं और 3 सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। निर्णय कैसे होता है इसमें, तो निर्णय सीधी सी बात है, यहाँ पे कैसे होगा, बहुमत के आधार पे होगा, ठीक है। और उसमें क्या करते हैं, देखो 5 लोग होते हैं, 5 लोग अपना, टोटल 6 लोग होते हैं, पर 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, तो 5 लोग अपना निर्णय कर लें उसमें, ठीक है। और अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि निर्णायक वोट देना पड़ रहा है, तो फिर आरबीआई का गवर्नर उसमें निर्णायक वोट देता है, ठीक है। और कार्यप्रणाली क्या होती है, तो इनके पास सिर्फ एक काम है, उस एक काम के लिए क्या करते हैं, इतने सारे गुणात्मक और मात्रात्मक और उपाय करते हैं, ठीक है। वो एक काम क्या है कि मुद्रास्फीति की दर को 2 से 6% के बीच क्या करना, मेंटेन करना, ठीक है। तो ये इनका काम है। तो ये दोस्तों आपका पूरा आज था, मौद्रिक नीति क्या होती है, मौद्रिक नीति समिति क्या होती है, मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या उपाय होते हैं, गुणात्मक या मात्रात्मक उपाय क्या है, परिमाणात्मक उपाय क्या हैं, इन सभी चीज़ों को आज हमने विस्तार से देखा। आपको कोई अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।